नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार बोर्ड की यात्रा की तरफ है हमारा रुझान तो आज हम बिहार बोर्ड का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 तक हमने पूरा कर लिया है, उसके क्वेश्चन आंसर तक भी सारे कर लिए हैं। जो हमारा अर्धनारीश्वर नाम का जो लेसन था, जो आचार्य श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। और आज जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज, और जो लिखा गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इन्हें शॉर्ट में जो नाम बोलते हैं इन्हें अज्ञे जी ही बोलते हैं, क्योंकि इनका इतना बड़ा नाम है ना, तो बार बार नहीं उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इस वजह से इन्हें अज्ञे जी ही कहा जाता है। ठीक है, अज्ञे जी बहुत ही मतलब प्रसिद्ध लेखक कवि गिने जाते हैं। इनका जो तार सप्तक नाम का जो संपादन था वो बहुत ही उच्च श्रेणी का था। इन्होंने अपने युग का मतलब एक प्रवर्तन किया है, युग प्रवर्तक जाते हैं ये। ठीक है, तो प्रयोगवादी कविता में ये उसके ये पक्षधर है। प्रयोगवादी कविता के ये शुरुआती दौर पर इन्होंने जो भी कविता लिखी है या प्रयोगवादी कविता को लाने का जो श्रेय गिना जाता है वो अज्ञे जी को ही गिना जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो रोज नाम का जो लेसन है उसका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में देखिए आज हम जो पढ़ेंगे वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, और उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद उनका जो लिखा गया लेसन है रोज, उसका परिचय पढ़ेंगे कि रोज नामक जो हमारी कहानी है उसमें लेखक ने क्या बताया है, कहानी के माध्यम से वे जीवन की किस यथार्थता को प्रस्तुत करना चाहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सभी। ठीक है, ये है इनका पूरा नाम, और इनको जो शॉर्ट में बोला जाता है क्योंकि उनके पूरे नाम के उच्चारण में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है, तो इन्हें अज्ञे जी ही बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारे अज्ञे जी। ठीक है, अब चलते हम इनके जीवन परिचय की तरफ। तो जीवन परिचय में सबसे पहले हम जन्म देखेंगे, उसके बाद हम मृत्यु देखेंगे, उसके बाद जन्म स्थान देखेंगे, फिर मूल निवास देखेंगे और उनके माता पिता देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इनके जन्म के अंतर्गत आता है कि उनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो मृत्यु हुई थी वो उनकी हुई थी 4 अप्रैल 1987 में, यानी कि 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो जन्म स्थान है, ठीक है, कई लेखकों का ऐसा होता है, कई कवियों का ऐसा होता है कि जन्म स्थान अलग होता है और जो रहने का जो निवास होता है, निवास स्थान, वो अलग होता है। इसी प्रकार से यहाँ अज्ञे जी का भी देखिए जन्म स्थान तो है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, और इनका जो मूल निवास है यानी कि जो निवास स्थान था वो था करतारपुर पंजाब में। ठीक है, राज्य ही बदल गया, यहाँ पूरा परिवर्तन हो गया। अब आते हैं हम माता पिता की तरफ। तो इनकी माता का नाम है व्यंती देवी और उनके पिताजी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी, जो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, तो ये था उनका जीवन परिचय जिसके अंतर्गत माता पिता, जन्म स्थान, मृत्यु या जन्म का समय, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं अब हम उनकी शिक्षा की तरफ। ठीक है, जीवन परिचय के अंदर शिक्षा, उनका साहित्य जीवन, बहुत सारी चीजें आती है, तो वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं और बहुत मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। आप सबको ध्यान से पढ़ना है सारी चीजें कि किस तरह से कौन सी हमें कहाँ पर याद करने का है, कहाँ हमें समझने का है, या ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब शिक्षा के अंतर्गत देखिए प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, प्रारंभिक यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है एक बालक की अपने घर पर, या फिर एक करीबी जो कोई पाठशाला होती है वहाँ पर जो शिक्षा होती है वो प्रारंभिक शिक्षा मानी जाती है। लेकिन अज्ञे जी की जो 4 साल की प्रारंभिक की जो 4 साल की जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई थी, उन्हें विद्यालय जाने का अवसर नहीं मिला था। उसके बाद देखिए मैट्रिक 1925 में उन्होंने की और पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने इंटर किया था 1927 में, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने बीएससी किया था। ठीक है, क्या किया था? बीएससी किया था, और ये कब किया था? 1929 में, और फॉर्मन कॉलेज लाहौर से किया था। ठीक है,
पंजाब यानी कि वर्तमान जो पाकिस्तान वाला पंजाब, देखिए पंजाब कुछ पाकिस्तान में और कुछ हिंदुस्तान में है, तो ये जो पंजाब था जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत है, वहाँ से उन्होंने एमए किया था अंग्रेजी पूर्वार्ध में, ठीक है। और लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, यानी कि क्योंकि उस समय जो वातावरण चल रहा था वो कौन सा वातावरण चल रहा था भाई, आज़ादी का वातावरण चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन का वातावरण चल रहा था। इस कारण से कई लेखक, हमने कई बार जितने भी हमने अभी तक जो भी पाठ पढ़े हैं, जो भी हमने चैप्टर पढ़े हैं, उनके अंतर्गत जो लेखक या कवि थे उनका जो जीवन परिचय पढ़ा है, उस जीवन परिचय के अंतर्गत हमने अधिकांश तौर पर यही देखा है कि वे या तो किसी आंदोलन के कारण या फिर किसी क्रांतिकारी प्रक्रिया के कारण या फिर आज़ादी की लड़ाई के कारण, या उनकी शिक्षा रुक गई, या उन्होंने नौकरी छोड़ दी, या फिर अपना जीवन सर्वस्व दान कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये जो अज्ञे जी थे वे भी मतलब उसी दौर के लेखक और कवि थे जिस दौर में हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो उस दौर में देखिए वे भी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े और फिर उस समय गिरफ्तार होना तो वाजिब था और इस तरह से उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम भाषा ज्ञान की तरफ कि भाषा कौन कौन सी थी जिसका उन्हें ज्ञान था, ठीक है। हाँ, आजकल तो हम या 2 या 3 भाषाएं जान लेते हैं तो ऐसा समझते हैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन लेखक और कवियों ने बहुत सारी भाषाओं में अध्ययन किया था और अध्यापन किया था, ठीक है। तो अज्ञे जी की कौन कौन सी भाषा थी, देखिए उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। देखिए कौन कौन सी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तो वे जानते ही थे, उसके बाद वे फारसी भी जानते थे और तमिल भाषा भी जानते थे जो दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है। और फारसी जो हमारे भारत में जो लोग आकर बसे थे उनकी भाषा थी ये। तो इस प्रकार से इतनी सारी भाषाओं का भी उन्हें ज्ञान था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम उनके व्यक्तित्व और स्वभाव की तरह कि जो अज्ञे जी थे उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, ठीक है। किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे वे, ये किस कारण से उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से प्रेरित होकर हमारे जीवन में बदलाव लाए, ठीक है। तो देखते हैं अज्ञे जी हमारे जीवन में किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। उनका देखिए सुंदर, लंबा, गठीला शरीर कैसा था, बहुत सुंदर थे वो, लंबे थे और गठीला, चुस्त दुरुस्त थे वो। सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, अनुशासन प्रियता यानी कि डिसिप्लिन के बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो, उन्हें डिसिप्लिन पसंद था, ठीक है। उसके बाद में सुव्यवस्था यानी कि सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, बिखरा बिखरा सब कुछ नहीं होना चाहिए, इस तरह के वे लेखक कवि थे। एकांत प्रिय और एकांतवासी थे ये, ठीक है, उन्हें एकांत ज़्यादा पसंद था। उसके बाद में अंतर्मुखी स्वभाव यानी कि वे हम बोलते हैं एक रिज्यूम नेचर जो होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है और अपने अंदर ही वो सारी विचारधाराएं कर लेता है या चिंतन कर लेता है, मनन कर लेता है और अंदर ही अंदर वो उस जो भी परेशानी होती है उसको अंदर ही अंदर हल कर लेता है। इस प्रकार से उसे अंतर्मुखी जो स्वभाव बोलते हैं। गंभीर एवं चिंतनशील कैसे थे वे, बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व के धनी थे और चिंतनशील थे, विचारशील थे, ठीक है। मितभाषी यानी कि अच्छा बोलने वाले थे, ठीक है। तो देखिए उनकी कौन कौन सी यहाँ पर विशेषताएं दिखाई देती है हमें। सुंदर, लंबा, गठीला शरीर, सुरुचि स्वभाव एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील एवं मितभाषी, ठीक है। ये सारे इनके स्वभाव की विशेषताएं हैं। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध, पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण करने का संस्कार बचपन में ही मिला। मतलब क्या हुआ कि देखिए क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो किसी सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी में होने के कारण उनके साथ क्या हुआ कि जहाँ भी उनका तबादला होता वो अपने परिवार के साथ चले जाते और परिवार के साथ जाते, तो इस प्रकार से पूरे भारत भ्रमण एक तरह से उनका हो गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उनका व्यक्तित्व, स्वभाव और उनके जो भी विचारधारा है वो यहाँ पर बताई गई है। अब ये भी उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के अंतर्गत ही आएगा। देखिए बागवानी उन्हें बहुत पसंद था, पर्यटन यानी कि घूमना उन्हें बहुत पसंद था,
अध्ययन करना तो उनका बहुत ही प्रिय विषय रहा है आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता और कई प्रकार के ऐसे पेशेवर कार्य थे जिसमें वे निपुण थे, जिसमें देखिए फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में वे प्रवीणता थी। ठीक है, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों को साहित्यिक यात्राएं भी की है उन्होंने। ठीक है, साहित्यिक यात्राओं से मतलब है उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है इन देशों की यात्रा करके, यानी कि यूरोप, एशिया और अमेरिका के साथ में और भी कई देश थे, उनकी यात्राएं करके उन वहाँ पर घूमकर और वहाँ की जो स्थितियाँ थी उन स्थितियों को भी उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं उनके सम्मान और पुरस्कार की तरफ। साहित्य अकादमी, देखिए कौन कौन से पुरस्कार मिले उन्हें। साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुगा। अब सुगा कहाँ का है? युगोस्लाविया का है। ठीक है, युगोस्लाविया एक देश है, उस देश का एक सम्मान है जिसका नाम है सुगा। सुगा का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल, ठीक है, यानी कि उन्हें सुगा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण मतलब स्वर्णमाल का जो पुरस्कार है वो भी उन्हें दिया गया। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी किए गए, मतलब उन्हें सम्मान तो भरपूर मिला है भाई। ठीक है, क्योंकि ये एक युग प्रवर्तक थे, प्रयोगवाद के युग प्रवर्तक माने जाते थे। अब आगे चलते हैं हम, देखिए उनकी पत्रकारिता की तरफ। उनकी पत्रकारिता का भी साहित्य के क्षेत्र में विशेष स्थान माना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन किया था। उन जिनमें से देखिए जो सबसे पहले वो है सैनिक पत्रकारिता थी जिसका संपादन आगरा में किया। विशाल भारत, इसका किया था इन्होंने कोलकाता में संपादन किया था। और प्रतीक नाम की जो पत्रिका थी उसका संपादन उन्होंने प्रयाग में किया था। दिनमान जो दिल्ली में किया था उन्होंने इसका संपादन। नया प्रतीक, इसका संपादन भी दिल्ली में किया। और नव भारत टाइम्स, इसका संपादन नई दिल्ली में किया था। थॉट वॉक एब्रीमेंस, अंग्रेजी में संपादन किया था इसका। ठीक है, तो ये इतनी सारी जो पत्रिकाएं हैं, ये सारी इन सभी पत्रिकाओं का संपादन किन्होंने किया? अज्ञे जी ने किया था। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं उनकी कृतियों की तरफ जो बहुत ही प्रमुख है साहित्य के क्षेत्र में, इनका बहुत प्रमुख स्थान है। उनके जीवन में भी इनका बहुत प्रमुख स्थान है क्योंकि ये कृतियां ही है जिन्होंने अज्ञे जी को इतनी प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, तो देखते हैं 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी। देखिए 10 वर्ष की अवस्था बहुत छोटी अवस्था होती है, उस अवस्था में ही ये जो अज्ञे जी थे इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। तो सोचिए इनके मन में इनके जो मानसिक विचार थे वो कितने उच्च श्रेणी के थे जब इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया उन्होंने। ठीक है, दोनों भाषाओं को उन्होंने विषय बनाया। और बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा। अब देखिए खेलने के लिए, अपने साथियों के साथ कुछ खेलना है, अब खेलने के लिए क्या करें? आज का जो ज़माना है, आज की जो जनरेशन है वो जितनी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इनमें जो जितनी बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, ऐसा ज़माना उस समय नहीं था। तो वे क्या करते थे? वे अपने सखे संबंधियों के साथ या अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो उनके साथ भी खेलने के लिए उन्होंने एक नए तरह का विषय बनाया और वो भी देखिए क्या करा उन्होंने, इंद्र सभा नाम का एक नाटक लिख लिया और नाटक के फलस्वरूप वे नाटक खेले। ठीक है, रंगमंच में या फिर ऐसे ही आंगन में उन्होंने उस नाटक को वहां पर रंगमंच में मतलब खेला। ठीक है, आपस में वे संवाद बोले, कई बच्चों ने संवाद सुने, कई वो जो जिस प्रकार से नाटक की प्रतिक्रिया होती है उस तरह से उन्होंने इस नाटक को यहाँ खेल के रूप में खेला। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। ठीक है, 1924 से 1924 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था और 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका में सेवा, कौन सी पत्रिका थी? सेवा में प्रकाशित हुई। ठीक है, उनकी जो पहली कविता थी वो 1924 में प्रकाशित हुई और वो भी कहाँ पर? इलाहाबाद की एक स्काउट पत्रिका थी जिसका नाम था सेवा, उसमें प्रकाशित हुई थी। ठीक है, किनकी? अज्ञे जी की। उनकी जो पहली कविता थी, कहानी थी। ठीक है, पहली कहानी। 1930 के बाद नियमित लेखन किया। 1930 के बाद फिर उन्होंने लेखन को छोड़ा नहीं। ठीक है, लेखन करते रहे। उसमें देखिए विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि
ये तो थे इनके कहानी संकलन। कौन कौन से कहानी थी देखिए, विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये इनके कहानी थे। अब देखिए शेखर एक जीवनी, ये रहा, प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। नदी के द्वीप 1952 में प्रकाशित हुआ। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुआ। ये सारे उनके उपन्यास हैं और ये बहुत ही प्रमुख उपन्यास है। अज्ञे जी का जो सार है, उनके साहित्य का जो सार है, वे शेखर एक जीवनी और ये नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये एक आधार माने जाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार ही, इनके कारण ही या इनकी वजह से ही, या कह सकते हैं कि इनकी प्रसिद्धि के फलस्वरूप अज्ञे जी की प्रसिद्धि हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रियदर्शी 1967 जो उनका नाटक है, भग्नदूत चिंता इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, आदि इनके कविता संकलन है। ठीक है, कविता संकलन भी आप जब भी मौका मिलेगा और आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी कविताओं में क्या भाव बताए गए हैं। ठीक है, आंगन के पार द्वार जो उनका कविता संकलन है, बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का है। आगे चलते हैं। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में जो प्रकाशित हुआ, एक बूंद सहसा उछली 1961 में प्रकाशित हुआ, और यात्रा साहित्य, ये सब उनके यात्रा साहित्य। कौन से? अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये दो उनके यात्रा साहित्य है। उसके बाद त्रिशंकु में आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन भवंती, ठीक है, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि, ये सभी निबंध है। ठीक है, ये सारे इनके निबंध के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब आता है तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक था जो 1943 में प्रकाशित हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ, तीसरा तार सप्तक 1959 में यानी 1959 में, और चौथा तार सप्तक था 1978 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसके बाद में पुष्करिणी, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित ग्रंथ है इनके। शरद चंद्र के श्रीकांत, ठीक है, शरद चंद्र के श्रीकांत और जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने उपन्यास, अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया उन्होंने। ठीक है, और रविंद्रनाथ ठाकुर के गौरा का हिंदी अनुवाद भी किया। ठीक है, तो एक तरह से माना जाए तो ये एक अनुवादक भी थे, उपन्यासकार भी थे, कवि भी थे, ठीक है, और निबंधकार भी थे और कहानीकार भी थे। तो बहुत सारी विधाओं में उन्होंने अपने साहित्य की रचना रची है। ठीक है, आगे और भी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हिंदी की आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थी। ठीक है, में एक प्रमुख प्रतिभा थी। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक, पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उनको अवदान महत्वपूर्ण है। उनका जो अवदान है यानी कि उनका जो यहाँ पर देन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण देन दी है उन्होंने साहित्य में। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है जिसमें वस्तु भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेरण, ठीक है, साहित्य में अगर कहा जाए कि लेखन के अलावा उन्होंने और कार्य भी किया है तो देखिए उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है, उनका निर्देशन किया है, अभिप्रेरण किया है, परिसंवाद किया है, भाषण भी उन्होंने दिए हैं। ठीक है, भाषण के द्वारा भी उन्होंने अपनी सर्जनात्मकता को विस्तार दिया है। ठीक है, उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। ठीक है, कैसे सांगठनिक क्षमताओं का मतलब क्या हुआ कि एकजुट होकर, है ना, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप एकजुट होकर या एकजुट करके और फिर आप किसी का नेतृत्व करते हो। एकजुट दल का नेतृत्व करने की जो प्रतिभा थी वो किसमें थी? अज्ञे जी में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी में। ठीक है, अज्ञे का जीवन और साहित्य
जो घनिष्ठ रूप से परस्पर यानी कि एक दूसरे से, जीवन और साहित्य दोनों घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित है, ठीक है, परस्पर संपृक्त है, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उस उम्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी। देखिए उस समय जितने भी कवि लेखक थे, अगर वे स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे तो उन्हें जेल भी हुई थी, उन्हें शारीरिक पीड़ा भी दी जाती थी, वे स्वतः ही बहुत ही सहज सहन करते थे। तो हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे जो लेखक और कवि थे केवल लेखन कला में ही माहिर नहीं थे, वे अपने जीवन को उन्होंने देश के लिए समर्पित कर दिया था। लेखन के माध्यम से वे जनता को जागृत करते थे। कई प्रकार के ऐसे साहित्य है जो जनता में आक्रोश पैदा कर देता है, देश प्रेम पैदा कर देता है, बहुत देश प्रेम की भावना, या फिर मानव जीवन को बचाए रखने की भावना, या मानव का मानव से प्रेम की भावना, ये सारी चीजें अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो साहित्य के अंतर्गत ये भरपूर रूप में भरा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। वे आजीवन सैलानी रहे। सैलानी यानी कि घूमने फिरने वाले, सदैव घूमते फिरते थे। ठीक है, रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा कोई लेखक कलाकार हो जिसकी आगे की तरह परस्पर असंबंध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। यानी कि हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य जगत में आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाए जो यहाँ पर आपको सभी बहुत सारे विषय में आपको दक्ष मिल जाए या प्रवीण मिल जाए, ठीक है, या हुनरबाज मिल जाए, ऐसा कोई अज्ञे जी के अलावा आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई और विविधता, एकान्विति संगठित हुई और वे विलक्षण लेखक बन गए। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि उनके अंदर प्रतिभा तो थी, ठीक है, कुछ ईश्वरीय कृपा तो थी उनके अंदर, फिर उनके अंदर रुचि थी और रुचि के कारण उनका शौक बना, और उस प्रतिभा, रुचि और शौक को लेकर जो अपरिमित था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, उसको लेकर उन्होंने विविध प्रकार के, यानी कि विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार और गहराई, विविधता हुई। एकान्विति, एकान्विति यानी कि वे एक ही तरह की अन्विति करते थे, उसको संगठित करके वे विलक्षण लेखक बन गए। फिर एक प्रकार से बहुत ही विलक्षणता उनके अंदर दर्शित हो गई। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में, कथा साहित्य में देखिए कथा सम्राट बोला जाता है प्रेमचंद को, और जयशंकर प्रसाद का नाम भी जो आप ऐतिहासिक कथाओं के रूप में देखा जाए तो बहुत ही उनका नाम प्रसिद्ध है। इन दोनों के बाद जो क्रांतिकारी एक क्रांति आई एकदम कहानी के लिए या किसी भी तौर पर, तो अज्ञे जी का नाम उसमें महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। ठीक है, अज्ञे की भूमिका निर्णायक रही है। निर्णायक यानी कि बिल्कुल निर्णय करने वाली। ठीक है, कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर एक कसे हुए अंतर्गुफित कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में अज्ञे अग्रणी रहे हैं। केवल कहानी एक किस्सा नहीं थी, केवल एक कोई आख्यान नहीं था, ठीक है, उसको कहानी के मतलब सच्चाई के धरातल पर से जो उठाया है उसमें उस अज्ञे जी का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है कि केवल एक किस्से के रूप में कहानी नहीं लिखी है, केवल एक आख्यान या कोई एक बात बताने के लिए कहानी नहीं लिखी है, कोई इतिवृत्तात्मकता का बखान करने के लिए कहानी नहीं लिखी है। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि उस धरातल से ऊपर उठकर उन्होंने अंतर्गुम्फित किया, यानी कि आंतरिक भाव प्रकट करने का प्रयास किया। और उस आंतरिक भाव प्रकट करने के अगर बात करें, उस कलात्मक ढंग की बात करें, तो उसके अंतर्गत सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है और अग्रणी रूप से लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा अभी हम उनका परिचय पढ़ रहे हैं, साहित्यिक परिचय पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत और देखते हैं क्या क्या है उनकी विशेषताओं में। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे को दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक जो कहानियां हैं या मनोवैज्ञानिक साहित्य जो लिखा है उसमें जैनेन्द्र कुमार का नाम सर्वोपरि है, और उसके बाद उसके साथ में अज्ञे जी का नाम भी इसमें अग्रणी रूप से लिया जाता है। इसके साथ ही बौद्धिकता, नैतिक, वैचारिक,
सजगता और कलात्मकता भी अज्ञे ने हिंदी कथा में जोड़ी। अज्ञे ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों के द्वारा प्रस्तुत किया। अब देखिए, अज्ञे जी की जो कहानियां थी वो धरातल की कहानी थी, ठीक है, किसी प्रकार के कोई किस्से नहीं थे, कोई एक बात कही हुई नहीं थी, कोई आख्यान नहीं थे, कोई इतिवृत्तात्मकता नहीं थी। उनकी जो कहानी थी वो धरातल की थी, सच्चाई की थी, यथार्थवादी थी, ठीक है। उस यथार्थवादी कहानियों को उन्होंने इस भाव से प्रकट किया कि आज जो कहानियां हैं, यानी कि भविष्य की जो कहानी का प्रारूप बनेगा, उस प्रारूप को तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी को जाना चाहिए, ठीक है, और उन्हीं को जाता है। अज्ञे के द्वारा ग्रेगिन शब्द शीर्षक से 1934 में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है, ग्रेगिन, ठीक है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया, यानी कि जो रोज कहानी है आपके पाठ्यक्रम में उसका जो पहला नाम था वो क्या था, ग्रेगिन, ठीक है। ग्रेगिन नाम से उन्होंने कहानी लिखी थी 1934 में, लेकिन बाद में उन्हें कुछ थोड़ा सा बदलाव करने की कुछ आई मंशा या फिर आलोचकों के कारण उन्होंने उस कहानी का नाम था, जो शीर्षक था जो आसानी से समझ में आना चाहिए, तो रोज नामक उन्होंने शीर्षक दिया, ठीक है। यह प्रेमचंद के बाद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है, परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से लेखक यहाँ प्रस्तुत करता है। डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना होता है। अब इसमें बताया है कि रोज के माध्यम से बताया है कि दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत भी कई ऐसे मनोवैज्ञानिक उभार निकल कर आते हैं। तो उसी मनोवैज्ञानिक उभार का यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसके अंदर एक मालती नाम की एक महिला है जिसके पति डॉक्टर है, वो रोज अपने दफ्तर चले जाते हैं, उसके बाद वो पूरा दिन किस प्रकार से घर में निकालती है वो यहाँ पर बताया है। उसके बाद में उसका दुर्बल, बीमार और निविदा पुत्र, ठीक है, उसका एक पुत्र है जो दुर्बल है और बीमार है, हमेशा सोता रहता है या फिर रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती हुई सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन ऊब और उदासी के बीच यंत्रवत, यानी कि मशीन की तरह चल रहा है, बस उसे रोज वही काम करना है, उठना है। उसके पति जो वो दफ्तर चले जाते हैं, यानी कि अस्पताल चले जाते हैं, और उसके बाद उसे अपने पुत्र का ध्यान रखना है जो रोता रहता है या फिर सोता रहता है पूरा टाइम, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो दिनचर्या थी वो मशीनवत, मशीन कैसे एक ही कार्य करती है, यंत्रवत, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी प्रकार से जो मालती का कार्य था वो भी एक यंत्रवत चलता रहा था। और इस यंत्रवत चलते रहने के कारण उसका जो जीवन था वो थोड़ा ऊब जैसा हो गया था, उदासी जीवन हो गया था, और उस उदासी और ऊब जीवन के कारण उसके अंदर मनोवैज्ञानिक व्यथा, मनोवैज्ञानिक चिंतन पैदा हो गया था, ठीक है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास, मनोविनोद का मतलब होता है मजाक, आनंद, ठीक है, उल्लास यानी हंसने की कोई क्रिया है ना, उसके जीवन में नहीं रह गए थे, जैसे वह अपने जीवन का भार ढोने में ही घुल रही हो। प्रसंगवश मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूति मानवीय दृष्टि से केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में से अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। रोज अज्ञे की सर्वाधिक चर्चित कहानी है क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविकता को एकांत वैयक्तिक अनुभूतियों से अलग ले जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा गया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ यह है अज्ञे जी का, देखिए कि यहाँ पर जो एक महिला की, भारतीय समाज में एक महिला की क्या स्थिति है, उसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो किस प्रकार से व्यतीत होती है, और उस रोजमर्रा की जिंदगी से वो एक बार ऊब जाती है, उसका जीवन उदासीपन में चला जाता है, और उसके कारण उसका मनोवैज्ञानिक स्तर क्या हो जाता है, यहाँ पर अज्ञे जी का ये तात्पर्य है। तो उन्होंने एक महिला, यानी कि एक महिला मालती के माध्यम से, जिसके पति अस्पताल चले जाते हैं और बालक उसका रोता रहता है, बीमार है, दुर्बल है या फिर सोता रहता है, और उसके बाद वो यंत्रवत कार्य करती है, उसी के माध्यम से उन्होंने भारतीय संपूर्ण महिलाओं का यहाँ पर आख्यान किया है, संपूर्ण महिलाओं को यहाँ पर व्यक्त करने का प्रयास किया है।
उसके अंदर का देखिए, उन्होंने कहा है कि वो जो मनोदशा है उस पर लेखक ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। सहानुभूति यानी कि वे दया के पात्र हो गई है महिलाएं, ठीक है। और कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न भी निकलते हैं। अज्ञा जी की ये जो रोज कहानी है बहुत ही चर्चित कहानी है, क्योंकि इसमें संबंधों की वास्तविक और एकांत व्यक्तिगत अनुभूतियों से अलग ले जाकर, यानी कि जो संबंध थे वो उनकी जो वास्तविक अनुभूतियां थी या एकांत अनुभूतियां थी उनको अलग लेकर जाकर सामाजिक संदर्भ में देखा है उन्होंने, समाज के संदर्भ में उन्होंने देखा है कि अगर रोज ऐसी स्थिति हर घर में होती है, महिलाओं की स्थिति ऐसी चल रही है, यंत्रवत चल रही है, तो इसमें समाज का क्या फर्क पड़ेगा, इस स्थिति का समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या फायदा होगा, ये यहाँ पर उन्होंने बताया है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक एक रस्ता को जितनी मार्मिकता से कहानी में व्यक्त करा है, ठीक है, मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली की जो महिलाएं है या उनकी जो दिनचर्या है उसको उन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी यानी कि उनके दुख को यहाँ पर व्यक्त किया है, उनके आंतरिक दुख को, ठीक है। कहानी व्यक्त कर सकी है वह उस युग की कहानियों में विरल है, जिस युग में प्रयोगवाद जो अज्ञे जी से जिस बात के प्रवर्तक थे, यानी कि उस युग के लेखक और कवियों में ये जो कहानी है रोज उस समय में चलने वाली कहानियों से बिल्कुल अलग है, यानी विरल है, बहुत ही विरली गिनी जाती है, ठीक है। तो देखिए ये था आज हमारा बिहार बोर्ड का जो हमारा 5th चैप्टर है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा जो लिखा गया रोज, जिसका पहला नाम था 1934 में उन्होंने जो नाम दिया था वो था ग्रेंगिन, उसका नाम उन्होंने परिवर्तन करके रोज रखा और उस रोज कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि महिलाओं की क्या स्थिति है, भारतीय समाज में महिलाओं की जो दैनिक दिनचर्या है वो किस प्रकार की है। तो हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उनका जीवन परिचय, उनका साहित्य परिचय, उनका कृतित्व, उनके सम्मान, उनके और रोज नामक जो कहानी है उसका परिचय। तो फिर तैयार रहिए अगले लेक्चर के लिए, जो हम 2nd लेक्चर लेकर आएंगे, कहानी लेकर आएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई रोज कहानी, और जानेंगे रोज में क्या रोज होता है, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू।